ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो क्या है कि स्पेशली हमने आपको बताया कि हमको कुछ पता ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के माध्यम से ग्लूकोज की संरचना निश्चित करेंगे। ठीक है, सभी लोगों का ध्यान इधर ही है। अरे तुम्हारे सामने इतना बड़ा जानवर खड़ा है और तुम लोग छोटे जानवर को देखते हो। हाँ जी, नहीं, मैंने अपने आप को जानवर कहा तो सभी लोग हंस रहे हैं, जैसे अपने लोग प्लांट हैं, ये जानवर नहीं है। आपको बोला ना आप साइलेंट रहिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि पहला पॉइंट आपको बताना है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से ग्लूकोज का जो द्रव्यमान है, अणुभार है, वो निश्चित किया गया 180 ग्राम प्रति मोल। यानी पॉइंट नंबर 1, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर के आधार पर ग्लूकोज का अणुभार 180 ग्राम प्रति मोल निश्चित किया गया। हमको पता है कि जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब उसमें कम से कम नहीं तो ये आपका 180 तो हो ही गया। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से इसका कितना अणुभार निकाला गया, 180 ग्राम प्रति मोल। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें ये तो होगा ही होगा, कार्बन और हाइड्रेट। इसका जब आप भार निकालते हैं तो आता है कितना, 30। तो 180 बटे 30 बराबर 6। तो इस 6 का गुणा किस में करना है, CH2O में। तो आप यहाँ लिखेंगे CH2O, तो ये हो जाएगा आपका C6H12O6। पहला पॉइंट फाइनल। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से हमने ग्लूकोज का अणुभार निकाला। द्रव्यमान कितना निकाला, 180 ग्राम प्रति मोल। और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है तो इसका मतलब उसके पास जो मुख्य परमाणु हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका जब आप भार निकाल लेते हैं कितना आता है, 80। तो 180 बाई 30, 6। अभी 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, C6H12O6। यानी ये आपका हो गया ग्लूकोज का अणु सूत्र। बात क्लियर। अब दूसरा पॉइंट नंबर 2, 1 मोल ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में गर्म करने पर अभिक्रिया करता है तो मिलता है N हेक्सेन। 1 मोल ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में गर्म करते हैं तो हमको मिलता है N हेक्सेन। इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। N का मतलब है नॉर्मल चेन, समझते ना। N हेक्सेन, आइसोहेक्सेन, टर्शियरी हेक्सेन। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो वो जो आइसो है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, इसका मतलब है कि उस हेक्सेन में क्या होगा, ब्रांच होगा। लेकिन अगर हमने कह दिया N हेक्सेन, इसका मतलब है कि वो सीधे की सीधे नॉर्मल चेन होगी, सीधी नॉर्मल चेन होगी, उसमें कोई भी साइड चेन होने वाला नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2, 1 मोल ग्लूकोज का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब हम गर्म करते हैं तो हमको N हेक्सेन मिलता है। इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन रखने वाली सीधी श्रृंखला है। दूसरी पॉइंट हो गई। तो कार्बन के सीधी श्रृंखला है तो यहाँ हो गया आपका C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C, N हेक्सेन। लेकिन हम 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। उसके बाद रिएक्शन नंबर 3, यानी ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ किया हमने, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। आप बाद में बैलेंस कर लेंगे। N हेक्सेन के लिए फार्मूला चाहिए C6H14, C6H14 चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसमें तो 12 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चाहिए, इसके साथ साथ 12 हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 12 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि वो ऑक्सीजन किस रूप में निकलेगा, पानी के रूप में निकलेगा। इस प्रकार आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 12 2 14, यानी यहाँ पे कितना लिख देंगे आप, 14 HI लिखेंगे, एरो के ऊपर डेल्टा लिखेंगे, उसके बाद N हेक्सेन बनाएंगे और
साथ में 6H2O और 7I2। बस समझ गए। तो रिएक्शन दिया हो या न दिया हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हीट करने पे यहाँ लिख देते हैं एन हेक्सेन। आपको रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करने पर उसको जब हम गर्म करते हैं तो हमको मिलता है एन हेक्सेन। इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ अभिक्रिया करता है, HCN के साथ अभिक्रिया करता है, NH2NH और बेंजीन रिंग, इसको कहते हैं फेनिल हाइड्राजीन। इसे क्या बोलते हैं? फेनिल हाइड्राजीन। तो ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ अभिक्रिया करता है, ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करता है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइम देता है, HCN के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्सिल साइनोहाइड्रिन देता है, साइनोहाइड्रिन देता है, और इसके साथ अभिक्रिया करता है तो फेनिल हाइड्राजोन देता है। ये अभिक्रियाएं स्पेशल अभिक्रियाएं हैं कार्बोनिल समूह के लिए। आपको याद होगा, पहली अभिक्रिया आई थी NaHSO3 के साथ, दूसरी अभिक्रिया आई थी HCN के साथ। ओके, और ये जो दो हैं, ये हाइड्रोक्सिल एमाइन, ये Z है, OH क्या है? Z है। हमने किया नहीं, आपने होमवर्क दिया था। हमने किया नहीं, आपने होमवर्क दिया था। ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था, एल्डिहाइड और कीटोन वो सारे के सारे कौन देगा? ग्लूकोज देना शुरू कर दिया है वो। ओके, तो यहां पर हाइड्रोक्सिल एमाइन ये Z है और यहां पर ये Z है, याद रखो। ये भी था, ये भी था, और ये तो रिएक्शन ऑलरेडी था ही। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइम देता है, ग्लूकोज HCN के साथ अभिक्रिया करके साइनोहाइड्रिन देता है, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल फेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया करके फेनिल हाइड्राजोन देता है। ये अभिक्रियाएं इस बात को सिद्ध करती हैं कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल समूह होना चाहिए। ओके, ग्लूकोज के पास कार्बोनिल समूह होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमने तीसरी अभिक्रिया से सिद्ध कर दिया कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल समूह होना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल रिएक्शन किसके लिए? कार्बोनिल समूह के लिए है। ओके, चलिए नंबर 4। अब कार्बोनिल में 2, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो अब हम करने जा रहे हैं ग्लूकोज टॉलेंस रीजेंट के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ग्लूकोज टॉलेंस रीजेंट के साथ में सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ग्लूकोज फेहलिंग टेस्ट के साथ में अभिक्रिया करके, यानी फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करके लाल अवक्षेप देता है। ये दोनों के दोनों अभिक्रियाएं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं? एल्डिहाइड के लिए है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड समूह होना चाहिए। अगर ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड समूह है तो एल्डिहाइड समूह कभी भी रिंग यानी कि जो चैन है उसके बीच में नहीं आता, हमेशा एल्डिहाइड कहाँ आता है? किनारे। तो आप 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन किनारे वाले हैं, उसमें से किसी एक कार्बन में आप क्या लगाओ? CHO। ओके, डबल बॉन्ड O और H पहले वाले पे हमने लगा दिया। इसी एल्डिहाइड को प्रूफ करने के लिए हमने अगला अभिक्रिया दिया, यानी अभिक्रिया नंबर 5। जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है, नोट बनाओ, रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला पॉइंट नंबर 5 हो गया कि ग्लूकोज का जब हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो 6 कार्बन रखने वाला एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। 6 कार्बन एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। इससे यह सिद्ध होता है कि कार्बन 6 हैं और COOH 1 है। आपको मैंने बताया था कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो समान कार्बन संख्या रखने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन संख्या रखने वाला क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड बना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड समूह है, क्योंकि जब आप एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हो तो पहली बात, कीटोन का ऑक्सीडेशन दुर्बल के साथ होता नहीं है।
कीटोन का ऑक्सीडेशन दुर्बल के साथ होता नहीं है, और कीटोन का ऑक्सीडेशन हो भी गया तो कम से कम एक कार्बन कम रखने वाला क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, 6 कार्बन रखने वाला एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड बनता है जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के पास में एल्डिहाइड समूह होता है। ओके, यानी 5वां पॉइंट, जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं, तो 6 कार्बन संख्या रखने वाला एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको हम ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड समूह होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 रिएक्शन आपके हो गए एल्डिहाइड समूह को बताने के लिए, एक तो टॉलेंस रिएजेंट हुआ, फेलिंग रिएजेंट हुआ, और अगला पॉइंट जो नंबर 5 बताया हमने वो भी एल्डिहाइड के प्रेजेंस को बता रहा है। ओके, नाउ अब पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 में आपको ये बताना है कि जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इसके साथ साथ आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जब हम ग्लूकोज का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 6 कार्बन रखने वाला 2 कार्बोक्सिलिक समूह रखने वाला एसिड मिलता है जिसको हम साइक्रिक एसिड कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के पास एक प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। अभी आपको एक कहानी बता देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। ओके, तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन की संख्या कम हुई नहीं। तो आपको अगला पॉइंट बताना है नंबर 6 पॉइंट कि ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जैसे कि नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं, तो 6 कार्बन रखने वाला 2 कार्बोक्सिलिक समूह रखने वाला कार्बनिक एसिड प्राप्त होता है जिसको हम साइक्रिक एसिड कहते हैं। इस अभिक्रिया से यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के पास प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि एक पर तो एल्डिहाइड है, एक कार्बन, यानी पहला जो कार्बन यही प्राइमरी कार्बन है, तो इस पर एल्डिहाइड है, एक ही प्राइमरी कार्बन बचा है, वो कौन सा है, लास्ट वाला। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, OH। ओके, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड, और स्ट्रांग है तो ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये सारी रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखने वाला 6 कार्बन वाला कार्बनिक एसिड मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्रिक एसिड कहते हैं। और इससे सिद्ध होता है ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड समूह है, इसके साथ साथ एक प्राइमरी अल्कोहल भी है। पॉइंट नंबर 7 पॉइंट में आपको बताना है कि ग्लूकोज का रिएक्शन जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, ग्लूकोज का अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमको मिलता है पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में कराते हैं, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमको मिलता है पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज ये बताता है कि ग्लूकोज के पास 5 OH समूह होना चाहिए। पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज ये बताता है कि ग्लूकोज के पास 5 OH समूह होना चाहिए। यदि हम मान लें कि 5 OH समूह में से 2 OH समूह एक ही कार्बन पे हो, यदि हम ऐसा मान लें कि 5 OH समूह में से 2 OH समूह एक ही कार्बन पे हो, तो उसमें से पानी निकल जाता है, वो बदल जाता है कीटोन में। लेकिन पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बिल्कुल अस्थायी अणु है, वो पानी को निकालता नहीं। इसका मतलब है कि ग्लूकोज के पास 5 OH है और वो अलग अलग कार्बन पे है। अगर एक ही कार्बन पे 2 हो जाए तो क्या निकलेगा, पानी निकालेगा तो किसमें बदलेगा, कीटोन में। लेकिन पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज क्या है, स्टेबल है। अगर पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज स्टेबल है तो पानी निकलने वाला नहीं है। पानी निकलने वाला नहीं, इसका मतलब है कि प्रत्येक कार्बन पे यानी 5 कार्बन पे 5 OH होने चाहिए। तो एक OH तो लगा रखा है,
एक यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया OH और यहाँ हो गया OH। नंबर 8, कार्बन की बची हुई संयोजकता को हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए तो आपको ग्लूकोज की खुली श्रृंखला मिल जाती है। तो H, 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 H और H। इसको सिस्टम से करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, CHO, CHOH का 4 और CH2OH। ये हमको मिल चुका है ग्लूकोज की ओपन चैन स्ट्रक्चर। ओके, अब हमको बताना है D और L। DL बताना पड़ेगा ना हमको, तो D और L बताना हमको। तो ऐसी कंडीशन में एक साइंटिस्ट जिसका नाम एमिल फिशर ने अत्यंत कम समय में, सिर्फ 5 सालों में, एमिल फिशर अत्यंत कम समय, सिर्फ 5 सालों में निश्चित किया कि ग्लूकोज के दो इनेंशियोमर, जिसको आप कहते हैं इनेंशियोमर है, ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं, 2 इनेंशियोमर है। एक तो कैपिटल D है और दूसरा कैपिटल L है। कैपिटल D का मतलब क्या है, किराल कार्बन का जो OH है वो राइट हैंड साइड है तो कैपिटल D, और किराल कार्बन को OH लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल L। किराल कार्बन क्या है ये आपको मैंने पहले बताया, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट ये हो गया आपका CHO, COH और H, CH और OH, COH और H, COH और H और CH2OH। ओके, कार्बन की संख्या 6 दिख रही, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ओके, अब उन्होंने क्या बताया, ग्लूकोज का लास्ट सेकंड किराल कार्बन, पहला किराल कार्बन नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी सेम है। इसकी 2 वैलेंसी क्या है? सेम है, यानी कि आपका फर्स्ट कार्बन किराल कार्बन नहीं है, लास्ट कार्बन भी किराल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 वैलेंसी सेम दिख रही है, दोनों हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि ग्लूकोज के पास 4 किराल कार्बन है। ग्लूकोज के पास 4 किराल कार्बन है। तो एमिल फिशर ने बताया था कि आपको सारे देखने नहीं है, लास्ट सेकंड किराल कार्बन का जो OH है वो राइट हैंड साइड है तो D, कैपिटल D, और किराल कार्बन का जो OH है, लास्ट सेकंड किराल कार्बन का जो OH है, अगर लेफ्ट साइड है तो कैपिटल L, राइट हैंड साइड कैपिटल D, लेफ्ट हैंड साइड कैपिटल L। जाना किधर से? अब पुनः ऊपर से नीचे जाएगा। अगर ऊपर से नीचे गया तो लास्ट सेकंड किराल कार्बन ये हुआ। अभी इसका जो OH है वो कहां है? राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका D। ये क्या हो गया? D। ओके, अभी दिग्विजय भैया कह रहे हैं सर मेरे को नीचे से जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे से ऊपर जाओ, लास्ट सेकंड ये, तो इसका OH किधर? राइट साइड है, इसका मतलब क्या हो गया? D। ओके, अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि हमें जाना इधर से ही है, क्योंकि OH के कंपैरिजन में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो जाना हमको ऊपर से है, लेकिन फिर भी हम आपको एक ऑप्शन दे देते हैं कि कहीं से भी जाओ, लेकिन वो आपको D मिलेगा। अब इसी का आपको क्या बना लेना है? मिरर इमेज। इसका क्या बनाना है? मिरर इमेज। अगर आप इसका मिरर इमेज बनाते हो तो हो जाएगा आपका CHO, CH और OH, CH और OH, फिर OH और H, फिर OH और H, और फिर यहाँ हो गया CH2OH। अब आपको क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, क्या हो गया? L हो गया। एक बहुत ही कम समय में एमिल फिशर ने सिर्फ 5 साल ये बताया, किराल कार्बन का OH राइट हैंड साइड कैपिटल D, किराल कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड कैपिटल L। नहीं, ये कम समय है, बहुत ही कम समय है साइंटिस्टों के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी ही गुजर जाती किसी एक एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने में। बंधु भैया कह रहे हैं सर ऊपर वाला हो तो क्या होगा? तो ऊपर वाला है तो क्या होगा, टेंशन मत लीजिए, बनाया ना। दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज।
ओके, अब ये जो है आपका, जो आप कह रहे हैं कि हम इसको नहीं दिखाएं तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ तो तब आएगी जब आप लिखेंगे ग्लूकान डैश कैपिटल डी। आज तक हम ग्लूकोज पीते आए हैं तो उसके आगे लिखा होता ग्लूकान डैश के बाद कैपिटल डी लिखा आता है। आप मुझे बताइए उस डी का मतलब क्या है? उस डी का मतलब क्या है? यस, जो आप ग्लूकोज ड्रिंक कर रहे हैं उसका जो OH है किराल कार्बन को कहाँ है? राइट साइड। जिंदगी भर से पीते चले आ रहे हैं ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, आज पता चला डैश डी क्या है। पॉइंट नंबर 1, बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर, बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर ग्लूकोज का अणुभार कितना निकाला गया? 180 ग्राम पर मोल। उसके बाद फिर हमें पता है कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब उसमें कार्बन और वाटर होगा, तो CH2O हो गया। उसका भार जब आप निकालते हैं कितना आता है? 30। हमें निकालना है गुणक संख्या N, तो 180/30 = 6, और जब हम CH2O में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है C6H12O6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। ओके, पॉइंट नंबर 2, ग्लूकोज का हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड और हीट करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब हम हीट करते हैं ग्लूकोज को तो हमको मिलता है N-हेक्सेन। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। नंबर 3, जब हम रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज का NH2OH यानी हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ में, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में और फेनिलहाइड्रोजीन के साथ में, तो इसके साथ ऑक्साइड देता है, HCN के साथ में साइनोहाइड्रिन देता है और फेनिलहाइड्रोजीन के साथ फेनिलहाइड्राजोन देता है। ये स्पेशल रिएक्शन है किसके लिए? कार्बोनिल समूह के लिए। तो आप कह सकते हैं कि ये सारे रिएक्शन ग्लूकोज देता है, इसका मतलब है ग्लूकोज के पास कार्बोनिल समूह होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट, कार्बोनिल समूह में 2 समूह आते हैं, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। ओके, तो ऐसे कंडीशन में हम एल्डिहाइड यानी कि ग्लूकोज का टॉलेंस अभिकरण की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, टॉलेंस रीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हमको मिलता है सिल्वर मिरर टेस्ट, रजत दर्पण टेस्ट। इसके साथ साथ टॉलेंस के अलावा हम जब फेलिंग रीजन के साथ में इसको गर्म करते हैं ग्लूकोज को, तो हमको मिलता है लाल अवक्षेप। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के पास में कीटोन नहीं बल्कि एल्डिहाइड समूह होता है, क्योंकि ये जो आपका टॉलेंस रीजेंट है और फेलिंग रीजेंट ये किसके लिए है? एल्डिहाइड के लिए। इसके साथ साथ आप अगला भी ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन करके 6 कार्बन संख्या रखने वाला, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखने वाला कार्बनिक यौगिक देता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। और इस रिएक्शन से पूरी तरह से प्रूफ हो जाता है कि एल्डिहाइड ही कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है तो कार्बन की संख्या कम नहीं होती। इसका मतलब है कि इसके पास में एल्डिहाइड समूह है, लेकिन एल्डिहाइड समूह कभी बीच में नहीं आता, हमेशा एल्डिहाइड समूह किनारे आता है। इसलिए 6 कार्बन में से किसी एक कार्बन को आप किसमें चेंज कर दो? एल्डिहाइड समूह। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि नंबर 5 कि अगर आप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, किसी के भी साथ अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको 6 कार्बन रखने वाला 2 कार्बोक्सिलिक समूह रखने वाला एसिड प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं साइक्रिक एसिड। इस रिएक्शन से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के पास में प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है, उसमें कार्बन की संख्या कम होती नहीं। इसका मतलब है कि ग्लूकोज के पास प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। तो 1 कार्बन पे हमने लगा दिया एल्डिहाइड, तो हमारे पास 5 कार्बन बचे। उस 5 कार्बन में सिर्फ एक ही कार्बन ऐसा है जो प्राइमरी कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन है, वो है आपका कौन सा? लास्ट। उसको फिर आपको लास्ट से नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पेंटा एसिटाइल यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराता है तो पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज प्राप्त होता है। पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के पास 5 OH समूह होने चाहिए। हम ये मान लें कि अगर 2 OH एक ही कार्बन पे हो तो वो अणु बहुत ही अस्थायी होगा, क्योंकि वो वाटर निकाल कर किस में बदल जाएगा? कीटोन बदल जाएगा। लेकिन पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, वो पानी को निकालता नहीं, कीटोन में बदलता नहीं। इसका मतलब है कि ग्लूकोज के पास 5 OH समूह है, तो वो जो 5 OH है वो अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए। इस प्रकार हम अलग अलग कार्बन पे 5 OH रख देते हैं तो हमें मिल जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपको बताना है कि इन सभी के करने के पश्चात जो कार्बन की बैलेंसी बच गई है उसको हम हाइड्रोजन से पूरा करते हैं, तो हमको ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर मिल जाता है, जो कि आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के 5 साल के बाद इसका आया D और L फॉर्म। D और L फॉर्म बताने वाले वैज्ञानिक थे आपका एमिल फिशर। उन्होंने बताया कि कायरल कार्बन यानी किराल कार्बन के पास अगर OH दाहिने तरफ है तो कैपिटल D, और किराल कार्बन के साथ OH लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल L। ये एक विन्यास है
विन्यास मतलब अरेंजमेंट है OH समूह का। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हो तो OH को देखना है, अगर आप प्रोटीन पढ़ोगे तो NH2 को देखना है, और अगर आप हैलोजन पढ़ोगे तो X को देखना है। यानी पहली प्रायोरिटी आपको OH को देखना है। अगर OH नहीं है तो NH2 को देखो, NH2 नहीं है तब किसको देखो, X को देखो। इसका मतलब है कि एल्को यानी ग्लूकोज है या फिर कार्बोहाइड्रेट है तो उसके पास OH समूह होगा। तो कहाँ है, कायरल कार्बन सेलेक्ट कीजिएगा। तो एमिल फिशर ने बताया था लास्ट सेकंड कायरल कार्बन को OH राइट हैंड साइड है तो कैपिटल D, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल L। तो इस प्रकार हमें दो संरचना मिल जाती हैं, एक D का और दूसरा L का। ओके, एनी क्वेश्चन जी। किराल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग हो, और चारों संयोजकताएं अलग रखने वाले कार्बन को हम किराल कार्बन कह सकते हैं, या फिर उसी आप कार्बन कह सकते हैं असम्मित कार्बन। सममित कार्बन और असम्मित कार्बन, यानी सम्मित कार्बन यानी कि कार्बन की चारों संयोजकता समान हो तो सम्मित कार्बन, और कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग हो तो असम्मित कार्बन। असम्मित कार्बन को ही किराल कार्बन कहते हैं। और किराल कार्बन रखने वाला कार्बनिक यौगिक यदि अपने इमेज पर अध्यारोपित न हो तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, यानी प्रकाशीय सक्रिय यौगिक। ओके।